बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। औकात टीवी में खुश आमदीद। मैं हूं अब्दुल जब्बार अंसारी। ये आप देख रहे हैं कि आपको पीछे मारगला की पहाड़ियाँ, खूबसूरत मंज़र। आज आसिम ने मुझे कहा कि आज हम वहाँ जाके प्रोग्राम करते हैं। तो आसिम, कैसा लग रहा है आपको सीन? बारिश का मौसम अच्छा भी है। मौसम है इस्लामाबाद का। आज बारिश हो रही है, पिछले दिनों काफ़ी गर्मी थी और आज मौसम खुशगवार है, बहुत प्यारा मौसम है आसिम। अच्छा, हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। ये अफ़गान मुहाजिरीन ने अपना कंप्यूटर सेल एक बनाया हुआ है, उसमें काफ़ी सारे कंप्यूटर रखे हुए हैं, लैपटॉप रखे हुए हैं। तो आपको क्या लगता है इसके क्या अगराज़ व मकासद हो सकते हैं, क्या नुकसानात हो सकते हैं, क्या फ़वाइद हो सकते हैं? जी, ये बिल्कुल जो अंसारी साहब आपने पहले भी एक रिपोर्ट पेश की थी कंप्यूटर सेल के मुतल्लक़, उसमें हमने जिक्र किया था। तो इस तरह के जो कंप्यूटर सेल हैं उसमें अमूमन ये जो डाटा हैकिंग है, वेबसाइट हैकिंग है, जो डाटा चुराया जाता है, ये कंप्यूटर सेल इस तरह के मकासद के लिए ये इस्तेमाल हो सकते हैं। आप क्या समझते हैं, हमारा जो आईटी का सिस्टम है उसको कोई हैक भी किया जा सकता है? क्या समझते हैं आप? जी, इतनी आसानी से तो हैक नहीं किया जा सकता इस कंप्यूटर सिस्टम को, क्योंकि इसमें बहुत सारे सिक्योरिटी के मैकेनिज़्म यूज़ किए जाते हैं, जैसे साइबर सिक्योरिटीज़ होती हैं, फायरवॉल्स होती हैं। लेकिन जो हैकर होता है वो इन तमाम सिक्योरिटी मैकेनिज़्म को बाईपास करके अपना रास्ता बनाकर तो आपके सिस्टम तक जो वेबसाइट्स होती हैं या जो आपका इम्पोर्टेंट डाटा होता है उस तक रसाई हासिल करके उसको या तो डिस्ट्रॉय कर देता है या उसमें कुछ तब्दीली कर देता है या उस पर कंट्रोल हासिल कर लेता है। आसिम, आपको क्या लगता है कि आईटी के कोई एक्सपर्ट भी हो सकते हैं वहाँ? जी, लगता तो ज़ाहिर ऐसा था जैसा कि पूरी टीम वहाँ पर बैठी हुई थी। अगर सिर्फ वहाँ पर डाटा एंट्री चल रही हो तो उसके लिए तो एक या दो कंप्यूटर भी काफ़ी हैं। लेकिन अगर 12 से 14 अफराद लैपटॉप लेकर बैठे हुए हैं और उसमें हमें पता ये चला है कि 35 GB और 100 GB जो डाटा है वो कंज्यूम हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि डाटा एंट्री के अलावा भी वहाँ पे कुछ काम ऐसा हो रहा है। तो लाज़मी बात है कि इस कंप्यूटर सेल के अंदर इनकी टीम में कोई IT एक्सपर्ट भी मौजूद हो सकते हैं और हैकर्स की कोई टीम भी इसमें मौजूद हो सकती है। आसिम, जैसे कि हमने अपने प्रोग्राम में बताया था कि इन मोस्टली जो यहाँ पे लोग हैं, ये जो उनके पास सिमें इस्तेमाल हो रही हैं वो पाकिस्तानियों के नाम पे हैं, तो उसका क्या नुकसान हो सकता है? जी बिल्कुल, ये बात देखने में आई है, क्योंकि जब ये अफगान माजरीन, बल्कि ये कन्फर्म है ये बात। जी जी जी, इसमें कोई दो जी आपकी एक रिपोर्ट भी हमारे नाजरीन ने भी वो देखी थी। मेरे पास वो नंबर भी हैं जो पाकिस्तानियों के नाम पे चल रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी ये बात बिल्कुल ये तस्दीक शुदा है। तो जब ये अफगान माजरीन अफगानिस्तान से आए थे तो इनके पास अपनी सिमें और अपने मोबाइल फ़ोन बंद थे। जो जब इन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया तो सिम तो इनकी उस सिस्टम में वो ब्लॉक हो गई और बाद में PTA ने इनके जो IMEI थे, इनकी मोबाइल डिवाइसेस थी, उनको भी ब्लॉक कर दिया। तो अपने आप ये लोगों के दरमियान कम्युनिकेट करने के लिए फिर इनके पास कोई और रास्ता नहीं था, तो कुछ मकामी लोगों से इन्होंने सिमें ख़रीदी और कुछ अफ़गान माजरीन जो पहले से यहाँ पे मुकीम हैं, कुछ के शनाख्ती कार्ड भी यहाँ के बने हुए हैं और उनके नाम पे भी सिमें हैं, वो भी इन्होंने ख़रीदी और वो ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। और दूसरा सवाल आपका कि इसके नुकसानात क्या हो सकते हैं? जी जी, अगर कोई पाकिस्तानी अफगान माजरीन को अपनी सिम देता है तो देखें सर, इसमें इनको नुकसान ही नुकसान है कि अगर आप कोई सिम अपनी ज़ाती इस्तेमाल की जो आपके अपने शनाख्ती कार्ड नंबर पर है, अपना वो उसको दूसरे किसी शख्स को इस्तेमाल करने के लिए देते हैं, तो अगर वो शख्स उसको उस सिम को किसी मुजरमाना एक्टिविटी में, किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इस्तेमाल करता है किसी दुश्मन मुल्क के साथ या किसी और मकसद के लिए, तो फंसेगा तो वो पाकिस्तानी फंसेगा, क्योंकि उसका कॉल लॉग, उसकी कॉल का डाटा, वो सारे का सारा जो मोबाइल ऑपरेटर फ्राहम करेगा वो उस पाकिस्तानी के नाम पर होगा। बिल्कुल, सुनने में ये आ रहा है कि आजकल जो इनका सिस्टम चल रहा है, जितने भी मोबाइल फ़ोन ऑपरेटर हैं उनकी 6-6 माह की कॉल रिकॉर्डिंग भी होती है। अच्छा। और एक साल का कॉल लॉग का डाटा भी वहाँ पे मौजूद होता है जो कि किसी भी वक्त निकलवाया जा सकता है। तो इसलिए पाकिस्तानी हजरात से ये गुजारिश है कि अपनी सिमें किसी और को देने से पहले इस बात का अच्छी तरह इत्मीनान कर लें कि आपकी सिम गैर कानूनी मकासद के लिए तो इस्तेमाल नहीं होगी, जो आपके लिए आगे जाकर परेशानी का सबब है। ये बताइए कि ये हैकर्स ये हैक कैसे करते हैं, ये डाटा तक पहुंचते कैसे हैं, उस बारे में कुछ मालूमात हैं आपको?
जी बिल्कुल, ये हैकर्स जो आपकी वेबसाइट या आपके सिस्टम पर आपके डाटा को चुराने के लिए ये डिफरेंट टेक्निक्स और डिफरेंट मेथड्स ये यूज़ करते हैं। जैसे उसमें एक टेक्निक होती है एसक्यूएल इंजेक्शन। एसक्यूएल इंजेक्शन टेक्निक में को जो यूआरएल होती है वेबसाइट की, उसके लास्ट में एक मैलिशियस कोड डाला जाता है। तो आप उसके साइट एडमिन पैनल पे चले जाते हैं। जब आप साइट एडमिन पैनल में चले जाते हैं तो वहाँ पे आप जो उसके इनविजिबल एलिमेंट होते हैं वेबसाइट के, उसमें जो हैकर है अपना जो मैलिशियस कोड है उसका जो स्क्रिप्ट है वो उसको वो पहले से मौजूद जो एलिमेंट्स होते हैं उसमें उस कोड के अंदर मिक्स करके उसको एम्बेड कर देता है। जो वेबसाइट की अपीयरेंस पे तो कोई वो असर नहीं डालता, लेकिन जैसे ही आप कोई वेब पेज ओपन करते हैं या उसके विजिबल एलिमेंट पर आप क्लिक करते हैं तो वो कोड एग्जीक्यूट होकर हैकर्स को कंट्रोल दे देता है और हैकर उसके ज़रिए वो आपका जो डाटा है वो चुरा लेता है, या वो आपकी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन जो काम आप करते हैं वो दिन ब दिन हैकर्स को उसकी पूरी की पूरी रिपोर्ट वो देता रहता है। आसिम, वो जो लोग ये प्रोग्राम कर रहे होते हैं उनको भी तो पता होगा ना कि हमारी जो है वेबसाइट, हमारा सिस्टम हैक हो सकता है, तो उन्होंने कोई एहतियाती तदाबीर या हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पर कोई सेफ साइट रखी हुई होगी? जी बिल्कुल ये होता है, लेकिन कुछ इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो आप जब वेबसाइट लेते हैं किसी से, तो आप किसी अच्छी कंपनी की जो वेब होस्टिंग है वो लें। तो उससे आपको ये होगा कि उस जो अच्छी जो कंपनी होगी वेब होस्टिंग की, तो उनकी जो सिक्योरिटी मैकेनिज़्म है, जो साइबर सिक्योरिटी है, जो फायरवॉल्स हैं उनकी, वो हैकर्स के हमलों से आपको ऑटोमेटिकली बचाते हैं। जबकि ज़्यादातर यूज़र ये करते हैं, जैसे बिलाग की वेबसाइट बना ली या वर्डप्रेस की वेबसाइट बना ली, तो वो होती है सेल्फ होस्टिंग। तो जब आप सेल्फ होस्टिंग में खुद एक वेबसाइट क्रिएट करते हैं अपने कंप्यूटर पर और उसको डाटा कुछ अपलोड कर देते हैं, तो वो ऐसी वेबसाइट जो हैं वो बड़ी आसानी से वो हैक हो जाती हैं। जब आपकी वेबसाइट किसी हैकर के कंट्रोल में चली गई तो फिर आपका पूरे का पूरा कंप्यूटर या आपका लैपटॉप उस जो हैकर है उसके कंट्रोल में आ जाता है और वो आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन वो हैकर हर रोज़ आपके कंप्यूटर से आपका डाटा चुराता रहेगा या उसमें तब्दीली करता रहेगा। अच्छा, पता नहीं चलता? जी बिल्कुल, उसका पता नहीं चलेगा। अच्छा, तो आसिम, जब डाटा चोरी करने लगता है, कोई ऐसा मसला होता है, वो पासवर्ड भी तो मांगता होगा, तो फिर वे पासवर्ड कैसे देते होंगे वो? जी, जब हैकर्स के पास आपकी वेबसाइट तक रसाई हासिल हो जाती है, उसके थ्रू वो अपना गेटवे बनाकर आपके कंप्यूटर तक चला जाता है, तो वहाँ पे कुछ फाइल होती हैं जिनको हम कहते हैं कुकीज़। तो कुकीज़ वो फाइल होती हैं जो सिस्टम में हाइड हुई होती हैं, तो उसके अंदर आपकी पासवर्ड की और आपकी यूज़र नेम की जितने भी आपने सेव किए होते हैं, जैसे एक ऑप्शन आती है, आप देखते हैं कि फेसबुक लॉगिन करते हैं तो उसमें सेव की ऑप्शन आती है। जी बिल्कुल। जीमेल लॉगिन करते हैं तो वो पूछता है, आपसे प्रॉम्प्ट करता है कि जी इसको सेव कर लें, तो वो कंप्यूटर के अंदर सेव हो जाती है। तो वो फाइलें उन तक रसाई हासिल करता है और उसका यूज़र नेम और पासवर्ड हैकर को वहाँ से मिलता है। अच्छा आसिम, ये तो बड़ा ख़तरनाक मामला है यार। हमारा रिकॉर्ड जो है ना वो लगता है कि सेफ नहीं है। जी बिल्कुल, जैसा कि आप देखते हैं, आप मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो उसमें एक एग्रीमेंट आता है। तो जो कंपनीज आपको मुफ्त में अपनी एप्लीकेशन दे देती हैं तो उसके बदले वो आपसे कुछ हासिल भी करते हैं। वो ये चीज़ हासिल करते हैं कि आप का कॉल लॉग, आपके SMS की डिटेल, आपके जो मेमोरी कार्ड में जो डाटा होता है वो ले लेते हैं। और अक्सर आपने देखा होगा कि लोग अपना ATM कोड या जो आपका ATM कार्ड होता है, जो क्रेडिट कार्ड होता है, उसकी इंफॉर्मेशन भी अपने मोबाइल फ़ोन में सेव करके रखते हैं या फिर अपने कंप्यूटर में सेव करके रखते हैं। और कुछ लोग अपने इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं वो भी अपने लैपटॉप, कंप्यूटर या मोबाइल डिवाइस में सेव करके रखते हैं। तो यहीं से फिर इसी एप्लीकेशन के ज़रिए वो डाटा चोरी होता है। इसका मतलब है अपना जो आपका कोड है, पासवर्ड है, उसको मोबाइल में सेव ना करें। जी, अपने घर में नोटबुक, कापी, किताब कहीं घर में लिख के सेव करके रखें। जी बिल्कुल, ये जब आप इसको सेव करते हैं मोबाइल फ़ोन डिवाइस में या कंप्यूटर में, तो डेफिनेटली आपका वो पासवर्ड वो चोरी हो सकता है। आसिम, चलो ये कंप्यूटर की बात हो रही है, नेट की बात हो रही है, बड़ी अच्छी बातें आप बता रहे हैं। तो सुना है कि बैंक से ये लोग पैसे भी निकलवा लेते हैं, वो कैसे निकलवा लेते हैं जी? जी, वो इसी तरीके से निकलवाते हैं कि जैसे आप कोई वेबसाइट परचेज़ करने के लिए या कोई एडवर्टाइज़ की
अपनी कैंपेन चलाने के लिए अपना क्रेडिट कार्ड या अपना एटीएम कार्ड, जैसे कि फ़ेसबुक पे कोई पोस्ट मैं प्रमोट करना चाहता हूँ, तो उसको प्रमोशन के लिए वहाँ पे हमने पैसे पे करने होते हैं। तो उसकी पेमेंट के लिए मुझे अपना एटीएम कार्ड या क्रेडिट कार्ड उसमें फीड करना पड़ेगा और उसका कोड भी उसमें फीड करना पड़ेगा। तो जब उसमें फीड कर दिया किसी वेबसाइट पे जाकर या फेसबुक एप्लीकेशन में या किसी और एप्लीकेशन में कोई चीज़ परचेज़ करने के लिए, तो मेरा क्रेडिट कार्ड और मेरा एटीएम कार्ड जो है वो सिक्योर नहीं रहा। किसी वक्त भी हैकर उस तक रसाई हासिल करके मेरा वो एटीएम कार्ड, उसका नंबर, उसका जो कोड है वो चुरा लेता है और उसकी डुप्लीकेट कॉपी बनाकर वो पैसे एटीएम मशीन से निकलवा लेता है। एक चीज़ मैं आपको अंसारी साहब और बता दूं, जी जी, एक चीज़ और यूज़ होती है जब आप एटीएम यूज़ करने के लिए जाते हैं तो वहाँ भी आपका एटीएम कार्ड चोरी हो सकता है। वो कैसे? जी, वो इस तरह हो सकता है कि जहाँ पे आप एटीएम कार्ड एंटर करते हैं वहाँ पे जो हैकर्स हैं वो अपनी एक छोटी सी डिवाइस लगा देते हैं जो कि ब्लूटूथ या वाईफाई के थ्रू कनेक्टेड होती है। अच्छा। और बाहर वो गाड़ी में बैठे होंगे लैपटॉप ऑन करके, तो जैसे ही आप अपना कार्ड उसमें एटीएम मशीन में एंटर करते हैं तो वो उस जो स्कैमर है वो उससे गुजर कर अंदर जाता है उसके एटीएम मशीन में। तो जब स्कैमर से गुजरेगा तो उसमें जो आपके एटीएम कार्ड के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो ब्लूटूथ या वाईफाई के थ्रू बाहर बैठे हुए गाड़ी में लैपटॉप ऑन किए हुए हैकर के पास चली जाएगी और वो उसकी डुप्लीकेट कॉपी बनाकर जल्द अज जल्द वहाँ से वो पैसे निकलवा लेगा। और जब आप दोबारा एटीएम मशीन पर जाएंगे तो अंसारी साहब आपको अपना बैलेंस ज़ीरो नज़र आएगा। ओए हो, ये तो बड़ी ख़तरनाक बात बता रहे हैं आप। लेकिन वो जब उसमें आप कहते हैं कोई सिम लगाएगा या कोई चीज़ लगाएगा तो वहाँ कैमरा भी लगा होता है, इंतज़ामिया भी, उनके गार्ड भी होते हैं, तो क्या उनको नहीं पता चलता? जी, जब तक पूरी इंक्वायरी चलती है, ये पूरा का पूरा जब केस खुलेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, लोग बहुत दूर निकल जाते हैं, हालात बहुत दूर निकल जाते हैं। तो आपको पता है कि यहाँ पे कानून नाफिज करने वाले इदारे और ये कैसा माहौल है, तो लोग वहाँ से अक्सर ये बच जाते हैं। आसिम, इसका मतलब है कि आप अपने शनाख्ती कार्ड की तस्वीर भी अपने मोबाइल में ना रखें। बिल्कुल, क्योंकि जब देखिए हम जीमेल बनाते हैं कोई तो वो कहता है कि हमें अपनी तस्वीर और वीडियोस तक रसाई दो। जी, तो फिर तो महफूज नहीं है हम। जी जी बिल्कुल। आप इसमें ये करें कि जब आप जीमेल के थ्रू किसी को कोई डॉक्यूमेंट भेजते हैं या व्हाट्सएप पे आप डॉक्यूमेंट भेजते हैं, तो जब आप भेज दें कोई डॉक्यूमेंट अपना ऐसा कि जो आप समझते हैं कि ये कॉन्फिडेंशियल है, तो आप जब वो आपका मुतलका बंदे तक पहुंच जाए तो आप उसको डिलीट कर दें। मैंने आसिम ये भी सुना है जो डिलीट कर दे तब भी उनके पास रहता है, ऐसा भी होता है? जी बिल्कुल, वो डाटा रिकवरी के टूल्स भी होते हैं जो कि उसके ज़रिए जो डिलीट किया हुआ डाटा है वो भी दोबारा हासिल किया जा सकता है। मैंने एक जगह पे ये चीज़ पढ़ी थी जहाँ पे मैंने अपने कंप्यूटर कोर्सेज वगैरह किए, तो वहाँ पे दीवार के ऊपर बहुत बड़ा लिखा हुआ था कि डाटा कनेक्टेड टू इंटरनेट इज़ नॉट सिक्योर। कि कोई भी डाटा जो कि इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है, चाहे कितनी भी आप उस पर साइबर सिक्योरिटीज़ फायरवॉल लगा लें, वो सिक्योर नहीं है। क्योंकि जितनी टेक्निक आप साइबर सिक्योरिटी की बनाते हैं उतने ही उसके तोड़ हैकर्स भी बना लेते हैं। आपने पिछले दिनों भी ये खबर सुनी होगी कि पाकिस्तान के एक इदारे की वेबसाइट को हैक कर लिया गया और उसको में जो कंट्रोल था वो हैकर्स के पास चला गया और उस वेब सर्वर को डाउन कर दिया। अक्सर बड़े बड़े इदारों की जो वेबसाइट्स होती हैं उन पे हैकर्स अटैक करते हैं और उनको जैम कर देते हैं, उनको डाउन कर देते हैं। हैकर्स की कार्रवाइयाँ, उनकी हैकिंग रोकने का भी कोई सिस्टम है? जी बिल्कुल, उनका सिस्टम होता है। जो हमारी गेटवे एक्सचेंजेस हैं उनमें वो सिस्टम लगा होता है और बाकायदा इसमें इनकी सुपरविजन होती रहती है। मगर क्योंकि करोड़ों की तादाद में वेबसाइट्स हैं, करोड़ों की तादाद में और ट्रैफिक इतनी ज़्यादा होती है डाटा की कि वो भी जो सिस्टम है वो अपने स्कैन को मुकम्मल करते करते भी उसको टाइम लगता है। बिल्कुल उसी तरीके से कि जैसे आप देखते हैं कि अगर पीटीए किसी के मोबाइल फ़ोन डिवाइस को ब्लॉक करता है तो वो उसी वक्त ब्लॉक नहीं करेगा। अब जैसे ये अफगान माजरीन आए तो कुछ अफगान माजरीन के जो थे मोबाइल फ़ोन वो 2 दिन के बाद बंद हुए, कुछ के 3 दिन के बाद बंद हुए, कुछ के 1 हफ्ते के बाद, कुछ के 10 दिन के बाद। तो ये इस तरीके से होता है कि वो स्कैन चल रहा होता है उसका, वो स्कैन चलते चलते जब वो उस डिवाइस तक पहुँचता है तो सिस्टम जब उसको डिटेक्ट करता है कि ये जो IMEI डिवाइस है ये यहाँ की नहीं है, ये इस रीजन के रिलेटेड नहीं है, तो वो उसको ऑटोमेटिकली फ़िल्टर करके वो उसको अलग कर देता है और उसको ब्लॉक कर देता है। आसिम, हम जो फ़ोन कॉल्स करते हैं
मैसेज करते हैं, और इसका डाटा जो है ये मुतलका जो सेलुलर कंपनियां हैं इनके पास कितनी देर तक रहता है? जी, अब तो सुनने में ये आ रहा है कि इनकी जो पॉलिसी है वो ये है कि इनमें काफ़ी देर तक रहता है। ये 6 माह तक की कॉल रिकॉर्डिंग होती है और 1 साल तक का कॉल लॉग वो इनके पास होता है। लेकिन अगर कोई एजेंसी या कानून नाफिज करने वाले इदारे अगर इनसे तफसीलात 5 साल की भी मांगे, 10 साल की भी मांगे, तो वो डाटा इनको दे सकते हैं। अच्छा, वेरी गुड। आसिम, आज आपने बहुत खूबसूरत बातें बताई, ख़ुसूसन आईटी के हवाले से, मोबाइल फ़ोन्स के हवाले से, हैकर्स के हवाले से। बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा प्रोग्राम आज आपका हुआ हमारे साथ। ख़वातीन व हज़रात, इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम को पहुँचता है। अब्दुल जब्बार अंसारी और मोहम्मद आसिम खान को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।